हमने जो था चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर बात की थी। आज वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, बाय मिग्स एंड मैक्स। ले अब इसका जो चैप्टर नंबर 5 है बहुत ही आसान चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मर्चेंडाइजिंग के ऊपर है। ठीक है, अब आपने I2B मतलब सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा था कि एक मर्चेंटाइजर होता है जो क्या कर रहा होता है, चीज़ों की मतलब सेल एंड परचेज कर रहा होता है। अब अकाउंटिंग के अंदर मर्चेंटाइजर जो है मतलब इसको हम कैसे देख रहे होते हैं, या ये क्या काम कर रहा होता है, या ये किन किन एक्टिविटीज़ के साथ बिलोंग करता है। पहली बात तो ये है कि मर्चेंटाइज जो है कहता है मर्चेंडाइजिंग इज अ प्रमोशन ऑफ गुड्स or services that are available for retail sale. Merchandising include determination of the quantities, setting price for the goods and services, creating display design, developing marketing strategy and establishing discounting coupons. अब मर्चेंटाइजर जो है जिसके अंदर ये वाली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, शामिल होती है। अब बेटे हमारी इस अकाउंटिंग के अंदर मर्चेंडाइज तो हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ मतलब कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी और कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड नहीं होंगी। बेटे क्योंकि हम अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग के इस चैप्टर के अंदर जो मर्चेंटाइजर होता है इसका ताल्लुक चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ होता है। किसके साथ होता है? ये बेटे आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, तो काका आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, अभी आई है, पहले थोड़ी सी कट रही थी आवाज। ठीक है, ये जो डिस्प्ले मेरा आ रहा है सामने, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने पहले ये बात की है कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो मर्चेंडाइजिंग का कंसेप्ट है, इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको कवर करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब किस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का नाम ले रहे होते हैं, तो बेटे यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, जिसमें हम नेट प्रॉफिट पढ़ रहे होते हैं। याद रखिएगा कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात होगी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं होता, वहाँ पे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन जो होता है वो कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे बात होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो वहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। अब मैं उस स्टेटमेंट की तरफ मज़ीद आगे जाऊँ, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, वो इस सर्कल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्या बेटे? सबसे पहले तो हमारे पास कैश होता है, उसकी मदद से हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, लेकर रखते हैं। कैश की मदद से ये इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं, ठीक है, और फिर इन्वेंट्री को हम सेल करते हैं। याद रहे कि हमारे जो 50 से 60% या 70% जो बिजनेसेस हैं, ये क्रेडिट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। जब आप उधार पे माल मटेरियल सेल करते हैं, तो जिन लोगों को आप सेल करते हैं वो आपके डेटर्स होते हैं, उनको आप अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल से आप पैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। ये पैसे सीधा जाते हैं, दोबारा आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इन पैसों की मदद से आप दोबारा क्या कर रहे होते हैं? परचेज करते हैं। मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन होता है? अ पर्सन ऑफ द कंपनी दैट मेक गुड्स फॉर द सेल। अब ये वो लोग होता है, बंदा होता है जो कि चीज़ें क्या कर रहा होता है? मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। अब इसी के साथ कुछ और पार्टीज भी बिलोंग कर रही होती हैं। एक होलसेलर होता है और दूसरा आपका रिटेलर होता है। होलसेलर ये वो पर्सन है जो बल्क में माल खरीदता है, लो प्राइस के ऊपर, ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर। ये फर्दर रिटेलर्स को चीज़ें सेल कर रहा होता है। एंड रिटेलर इज द पर्सन जो होलसेलर से माल स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है और उसको कंज्यूमर प्राइस के ऊपर आगे रीसेल कर रहा होता है। ये दोनों या तीनों पार्टीज जो हैं हमारे इस आप ये समझ लें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये जो बिजनेस है, उसके साथ बिलोंग कर रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने कौन सी स्टेटमेंट बनानी होती है जिसकी मदद से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। तो बेटे मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करना होता है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये एलिमेंट्स शामिल होते हैं कि आपके पास रेवेन्यू होता है सेल्स की शक्ल में,
आप लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अब आगे बात आती है यहाँ पे कि सर ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या चीज़ें शामिल नहीं होती। अब बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि एक ये अलग ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि मतलब एक फॉर्मेट बनेगा, उस फॉर्मेट के बारे में मैं एक उसकी तस्वीर शेयर करता हूँ बाद में। बेटे अभी ना मशीन काम नहीं कर रही, इसीलिए उसको पेंडिंग किया, वो देखो मशीन ठीक कर रहे हैं, ठीक है। ये मशीन आ गया तो हम भिजवा देंगे नीचे, मशीन ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर। ले जी, बात यहाँ पे हो रही थी कि इनकम स्टेटमेंट की और उसके अंदर जो आइटम्स आ रही हैं उनकी। बेटे खैर यहाँ पे ये क्वेश्चंस आएंगे, इसके मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी सारी की सारी जो डिटेल होगी उसे हम साथ साथ जो है जब हमारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे तो इसके प्रॉपर फॉर्मेट जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसको फॉलो करते हुए हमने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अप्रोचेज यूज बाय द मर्चेंडाइजिंग कंपनीज, कौन कौन सी अप्रोचेज जो होती है वो जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी यूज कर रही होती है। अच्छा बेटे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है, जो मर्चेंडाइजिंग फर्म्स होती है, जो चीज़ें बनाकर उसको आगे रीसेल कर रही होती हैं, इसमें दो किस्म की अप्रोचेज यूज की जाती है। एक आपकी परपेचुअल अप्रोच होती है या परपेचुअल इन्वेंट्री अप्रोच कहते हैं, दूसरी आपकी जो होती है ये पीरियोडिक इन्वेंट्री होती है। जो आपकी परपेचुअल इन्वेंट्री होती है इसमें क्या है, वो ये कहता है perpetual inventory is a method of accounting for inventory that record the sale or purchase of the inventory immediately through the use of computerized point of sale system and enterprise assets management software। बेटे अगर मैं सिंपल सी आसान जुबान में आपको बात बताऊं या समझाऊं, जैसे ही माल आता है कंपनी के अंदर, जैसे स्टॉक आता है वो फौरी तौर पे उसको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर देते हैं। जो मुंशी साहब थे पहले वो अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड किया करते थे, जो जदीद दौर का मुंशी है जिसको हम अकाउंटेंट कहते हैं वो फौरी तौर पे क्या करता है कि उसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देता है जिसमें इन्वेंट्री हमारी जो मौजूद होती है वो मेंटेन हो रही होती है। सेकंड नंबर पे जो अप्रोच यूज हो रही होती है उसको कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री। पीरियोडिक इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर द बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड ऑल परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड एज क्रेडिट, कंपनीज डू नॉट रिकॉर्ड देयर यूनिक सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड टू डेबिट बट rather perform a physical count at the end of this the reconcile their accounts। अब इस सिस्टम में या इस अप्रोच में क्या होता है कि कंपनी फौरी तौर पे चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं कर रही होती, सेल का रिकॉर्ड नहीं करती। जब साल का अख्ताम हो रहा होता है तो सेल्स का रिकॉर्ड करती है, अकाउंट्स को रिकंसाइल कर रही होती है, चीज़ें ठीक करती है। जैसे आपने देखा था ना बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल उसी तरह इसको भी कंसाइल किया जाता है बिल्कुल लास्ट पे। अब हमारे इसी चैप्टर के अंदर एक हमारी जो स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका नाम था इनकम स्टेटमेंट, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट सा बताया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अब इसी चैप्टर के अंदर बेटे एक और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होगी जिसका नाम होगी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपको पता है कि जिसमें कंपनी की वर्थ जो होती है उसको शो किया जाता है या वो नजर आ रही होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की शक्ल में। अगर कंपनी के एसेट्स ज्यादा है, उसकी लायबिलिटी कम है, तो फिर बैलेंस शीट उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन अगर इक्वल है तो हम कहेंगे जी बड़ा बैलेंस काम जा रहे हैं, लेकिन अगर लायबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स कम है तो हम कहेंगे कि काम थोड़ा सा खराब है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स हमारे सामने आती है जैसे करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, करंट लायबिलिटी है, बॉनस इक्विटी है, इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं ये चीजें आप देख सकते हैं। ये वाली जो अकाउंट्स हैं ये हमारी इन बैलेंस शीट के आइटम्स के अंदर मेंशन हो रही होती है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है जी आगे, ठीक है। जैसा कि मैंने इनकम स्टेटमेंट के बारे में ऊपर भी बताया कि वहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, हमारे पास यहाँ पे जनरल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, हम फिर डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आती है, इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर अदर एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तो हमारे पास लास्ट पे जो फिर टैक्स लेस करते हैं, लास्ट पे जो हमारे पास आंसर आता है उसमें हम कहते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो ये एक चैप्टर का एक ओवरव्यू है जिसके अंदर हमने क्या देखा कि हम जो है अच्छा इसमें मैं ओवरव्यू देने से पहले मैं लास्ट में ये बताऊंगा इसके अंदर फर्दर क्या डिस्कस होगा। इसके अंदर अकाउंटिंग रेशियोज भी डिस्कस होंगे। अकाउंटिंग रेशियो जो है वो डिफरेंट है। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखा हूँ आपके सामने, करंट रेशियो है आपके सामने,
आपके सामने यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। ठीक है जी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, इसी तरह फर्दर रेशियोज आपके सामने आती जाएंगी, जैसे क्विक रेशियो है। ठीक है, इसी तरह आप ये कह लें कि डेट ओवर इक्विटी रेशियो है। ठीक है, ये आपके सामने मतलब कि ये कुछ रेशियोज हैं जो मैंने मेंशन कर दी हैं। ये रेशियो जो है ये फर्दर आगे आती जाएंगी, इसके बारे में हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते जाएंगे। सो आज के इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमारा हमारा जो है मर्चेंडाइज वाला ये चैप्टर है। उस मर्चेंडाइज वाले चैप्टर के अंदर हमने इन्वेंट्रीज के बारे में देखा, पीरियोडिक है और परपेचुअल है। फिर हमने स्टेटमेंट्स देखी, एक बैलेंस शीट वाली स्टेटमेंट हमने डिस्कस की, दूसरी हमने स्टेटमेंट जो डिस्कस किया उसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और तीसरा जो हमने इस चैप्टर का वो देखा, जो बुलेट था मेन, वो है अकाउंटिंग रेशो, जिसके अंदर हमने रेशोज वगैरह फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये हमारे पास कुछ रेशोज हैं जिसमें अकाउंटिंग रेशोज आ रही है। ठीक है, करंट रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, क्विक रेशियो है, नेट इक्विटी रेशियो। अगले लेक्चर में इन रेशियो की सारी डिटेल भी आपको बता दूंगा कि इनके फार्मूले क्या होते हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं और कोशिश करेंगे विद इन द 4 और 5 डेज इसको वाइंड अप करें। सो आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए जी। कोई बात समझने वाली हो या समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका थोड़ी क्विकली रिस्पॉन्स करूँगा।